गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? सही है। गुड। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली आपका थर्ड चैप्टर है फर्स्ट बुक का। हमने फर्स्ट सेकंड फोर्थ कर लिया है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, जिसमें पोटेंशियल वगैरह की बात होती है फिजिक्स वाला। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। इसी को किस में पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसका डेफिनेशन छोटा सा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, और ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion chemical energy, interconversion of chemical energy and electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसी में सारी बातें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो सेल ऐसे बहुत सारे होते हैं जो इलेक्ट्रिक को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका। सबसे पहला आ जाता है गैल्वेनिक या वोल्टेइक, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। और जो दूसरा होता है आपका, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे बात करेंगे हम गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। केमिकल एनर्जी को जो चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेल होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका गैल्वेनिक विच मीन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस सेल में केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये बस आपके स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो अपने आप हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो एक इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आपका गैल्वेनिक सेल में जो होता है आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और ये गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्लियर है? यस। तो देखिए यहाँ पे बात आता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का। तो हमने पहले भी बताया था आपको जब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है, जब भी लेस देन जीरो होगा तो आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और ग्रेटर देन जीरो होगा
तो क्या होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है? Yes. चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Done, sir. अभिनव, Done. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक पार्ट लिया, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप खोलिएगा तो वहाँ पे पहले ही गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल वगैरह के बारे में दिया है। तो मेरा जो, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले ये थोड़ा सा मैंने गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल के बारे में बता दिया। तो उसके बाद मैं सीधे इलेक्ट्रिक पार्ट में चला जाऊंगा, जहाँ कंडक्टर्स वगैरह की बात होती है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद वहां से हम कंडक्टिविटी वगैरह सिखाऊंगा, कोरलॉट्स लॉ करेंगे, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड बोर्ड। और उसके बाद हम दोबारा यहाँ सेल की बात करेंगे, और सेल पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इसलिए मैं पहले उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात आती है कंडक्टर्स की। तो आपको पता है कि कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है कंडक्टर्स का मतलब? ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट इजीली पास कर जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं substances which allow current to flow through them are called conductors, are called conductors, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो आपको भी पता है कि मेटल्स ले लेंगे, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में रहा, ठीक है, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा, एसिड्स हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे जो कंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपके पास मेटालिक कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और जब बात आती है दूसरे की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या फिर हम इसको आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर, और आयनिक कंडक्टर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो आपका मेटालिक कंडक्टर, दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कंडक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहने का मतलब ये है, दूसरा नाम आयनिक कंडक्टर है, इसमें जो कंडक्शन होता है ड्यू टू इट्स आयंस होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम आयनिक कंडक्टर है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए। Done, sir. देखिए यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड के लिए भी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेटालिक कंडक्टर देखेंगे, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर या फिर इसका दूसरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। तो आप लोग लिख सकते हैं उसका भी नाम यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं विच कंडक्ट्स बाय देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या वाया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम मेटालिक कंडक्टर्स कहेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं द कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स which conduct
electric current by the movement of electrons, by the movement of, उसे हम कह देंगे मेटालिक कंडक्टर। एज फॉर एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं आपका, जैसे ये क्या हो रहा है, एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे AU हो गया, AG हो गया, CU हो गया, कॉपर हो गया, या फिर नॉन मेटल में आपका जैसे नॉन मेटल में ग्रेफाइट वगैरह आ जाएगा। ये सब भी क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर होगा। तो नॉन मेटल में हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ग्रेफाइट विच इज नॉन मेटल। और वही बात करेंगे हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में द कंडक्टर which conduct electric current by the movement of their ions, उनके आयन के मूवमेंट से जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एसिड ले लिया, H+Cl माइनस HCl ले लिया तो H+Cl माइनस हो जाएगा, NaOH लिया तो Na+OH माइनस, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो जाएंगी। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है बाय द मूवमेंट ऑफ देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। इससे लिख दीजिए। सर उसके एग्जांपल क्या होगा? इसके एग्जांपल HCl हो गया, NaOH हो गया, सॉल्ट एसिड बेस जितने हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए एक्वस में आपने NaCl डाल दिया, ठीक है, आपने ये डाल दिया HCl लिक्विड स्टेट में डाल दिया, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में आपने NaOH डाल दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो जाएंगे। ये सारे ओके। बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जो आयंस में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो नहीं टूटता आयंस में। ठीक है, जो टूट जाता है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐसा मानते हैं कि 100% डिसोसिएशन होता है। कितना होता है, 100% डिसोसिएशन। जैसे NaCl है तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा Na+ और Cl- में। ठीक है, और नॉन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली वो बस 5% डिसोसिएट होते हैं। कितने डिसोसिएट होते हैं, 5%। तो उसी हिसाब से उसका आयंस भी बनता है। समझ रहे हैं? यस सर। चलिए, ये हो जाए तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डन सर। इलेक्ट्रोलाइट और वेरी गुड सक्षम। डन सर। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आपकी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड बेसिकली। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर ले, यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा आपका, जनरली ये जो सॉल्ट होता है NaCl वगैरह जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है,
तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट बनता है, तो वो सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, वहीं पे आपका जो वीक एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली आप अगर लेना चाहें तो मिनरल एसिड हो जाते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया। बेस लेना चाहते हैं मिनरल बेस, जैसे NaOH हो गया और आपका MgOH का होल ट्वाइस वगैरह हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं हम लोग, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपका, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। और यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे हम, वो वीक एसिड वीक बेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे CH3COOH, जैसे एसिटिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वीक बेस होती हैं। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स which are not completely ionized in aqueous solution are called weak इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम लोग तो ये ले सकते हैं CH3COOH, HCN हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ये बेस में आ जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड होते हैं एसिड बेस, जनरली ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इनका जो डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होता है, वो 100% नहीं होता, 5% होता है। अभी आगे और इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, Yes, sir. जी। हो जाए तो बताइएगा, अभिनव, सक्षम। Done. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि अपना मेटालिक कंडक्टर और एक क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहला डिफरेंस तो पता ही है कि दोनों के दोनों क्या है, एक तो दोनों के दोनों आपके कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इधर लिख लेते हैं हम लोग पूरा। ठीक है, तो देखिए पहला तो यही है कि दोनों के दोनों ही आपके क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है और दूसरा मेटालिक है। मेटालिक में कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ पॉइंट होते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, ठीक है, आर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वही इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। और यहाँ पे जब बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस, चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस। फ्री आयंस जो होते हैं वही इसके चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर देखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place without any chemical change, without any chemical change। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है इन मेटालिक कंडक्टर। वहीं पे बात करें हम यहाँ, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज, बाय केमिकल चेंज, बाय केमिकल चेंजेस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात आती है आपको पता चलेगा, जैसे एक इलेक्ट्रोड पे हम CuSO4 लेते हैं, कॉपर का लेते हैं, दूसरा का Zn का लेते हैं, तो Zn+2 में चला जाता है। ठीक है, कॉपर Cu हो जाता है, पहले CuSO4 होता है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता है, इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट लिख रहे हैं, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। यहाँ कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर
टेक्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बस मूव करता है, ठीक है, उससे केमिकल चेंज नहीं होता, तो ट्रांसफर ऑफ मैटर भी पॉसिबल नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस यानी Na प्लस पूरा का पूरा गया, तो 1 मोल Na प्लस इधर से उधर जा रहा है, तो 1 मोल के कोरिस्पॉन्डिंग एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके मैटर भी ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस in the form of ions, ठीक है। फिर फोर्थ लिख लेंगे हम कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका मेटालिक कंडक्टर में इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। आपने ये नाम सुना है इससे पहले, आपको मैंने सुनाया था उसमें, जो आपका सॉलिड स्टेट में था, तो वहां पे मेटालिक ये बताया था कर्नल्स क्या होता है मेटालिक बॉन्ड में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद नहीं याद होगा, और याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो मेटल होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। तो वाइब्रेट होता है तो उसमें रिपल्सन वगैरह आता है जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से, तो इसी को क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब वाइब्रेशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके पाथ में आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपोजिशन अपोजिट कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी करंट को जो चीज रोकता है उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है बेसिकली ये क्यों होता है, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स की वजह से होता है, वाइब्रेशन ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज ड्यू टू resistance is due to interionic attraction and viscosity of medium। interionic, ऊपर लिख रहा हूं अब मैं, interionic attraction and viscosity of medium, viscosity of medium। तो यहाँ एक चीज एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोगों को कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जस्ट सपोज अपने पास CuSO4 है और Zn है, तो Zn क्या बना, Zn+2 बन गया, और SO4-2 भी उसमें होगा, ठीक है। तो Zn अगर मूव करना चाहे +2 में है यानी पॉजिटिव चार्ज, और SO4-2 अनायन है नेगेटिव चार्ज, तो उसके मूवमेंट को वो रोकना चाहेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि वो उधर भागेगा तो SO4 उसे रोकना चाहेगा। तो यहाँ भी फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव आयन, देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसके फ्लो को रोकने को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो विस्कोसिटी मीडियम का होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, आपका फ्लूइड में जो आपका फ्रिक्शन होता है, सबसे आसान तरीका यही है, फ्रिक्शन जो होता है क्या होता है, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी मोशन को रोकता है, ठीक है, वो अपोज करता है उस मोशन को। वैसे ही विस्कोसिटी इन फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, एक्वस, मोल्टन वगैरह की, तो यहाँ पे जो मीडियम होगा, अगर विस्कस ज्यादा होगा तो वहां पे फ्लो ऑफ आयंस को उसे रोकने की कोशिश करेगा, ज्यादा तेजी से मूव नहीं करने देगा। तो ये भी एक रीजन होता है। रेजिस्टेंस resistance in electrolytic conductor is due to the viscosity of medium and interionic attraction of electron, interionic attraction of ions, ठीक है। हो गया सक्षम।
डन सर। गुड। सक्षम? सक्षम, am I audible? अभिनव? यस सर, ऑडिबल। ओके ओके, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए एक और पॉइंट लास्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि फैराडेज लॉ जो होता है आपका मेटालिक कंडक्टर में फॉलो नहीं होता, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फॉलो होता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट फॉलोड। वहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर फॉलोड, ठीक है। तो हमें दोनों फैराडेज, हाँ हाँ सक्षम? सर वो माइक माइक नहीं चल रहा। पिछले स्लाइड का सारी चीजें लिख लिया था आपने सक्षम? यस सर, हाँ मैं बोल ही रहा था, हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास कि फैराडेज लॉ हमें पढ़ना है, दो लॉ पढ़ना है फैराडेज का इस चैप्टर के एंड में, तो वहाँ देख लेंगे। बस अब ये ध्यान में रखिएगा कि जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें फैराडेज लॉ का फॉलो नहीं होता, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फैराडेज लॉ फॉलो होता है। क्लियर? यस। यस। तो इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जैसे इलेक्ट्रिक पार्ट आएगा तो ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे टॉपिक डाल लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और यहाँ पे वही सारी चीजों को पढ़ना है जिसका नाम ऑलरेडी आपने सुन रखा है, ठीक है। और बहुत सारे डेफिनेशंस भी इनके पता होंगे और इसके बारे में भी पता होगा आपको। एज फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले उठा ले रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में आपको अच्छे से पता है, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है कि मेटालिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन छोटा सा लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं, सभी कुछ आ जाएगा इसमें, केमिस्ट्री में यूज होता है सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच resist the flow of current is called resistance, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का आप लोग को पता है V इज इक्वल टू आई आर, आपके ओम्स लॉ से आया था, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आई होता है। इसका देखिए एक बात मैं पहले ही बताना चाहता हूँ आपसे एक चीज, ठीक है, कि कभी भी ना यूनिट याद नहीं करिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है सक्षम, अभिनव? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के अलावा कोई यूनिट होता है फोर्स का? अभिनव, सक्षम, बताइए। केजी सक्षम? मीटर पर सेकंड। हाँ, तो बेसिकली ये जो न्यूटन कहलाता है, न्यूटन क्यों कहलाता है अभिनव, ये आया था अपना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन के साइंटिस्ट को ऑनर, ठीक है, देने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जो यूनिट देखेंगे हम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। लेकिन सबको ऐसे नहीं पता होता है कि ओम जो ये एक्चुअल में जो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, और इसको ओम कहते हैं ना हम लोग।
तो आपके जेई में बहुत ये सारे फिजिक्स यस के ऐसे सर। सवाल होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि डायरेक्ट यूनिट ना देके जो हम पढ़ते रहते हैं ऐसा यूनिट, ओम, पास्कल, फिर न्यूटन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, डाइन हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिसको हम नाम से जानते हैं, साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका यूनिट है क्या वो नहीं पता होता, ठीक है। जैसे आपको पता है, इससे पहले आपको पता था कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। आपने बार बार फॉर्मूला लिख के सॉल्व भी किया, लेकिन यहाँ पे ओम, ओम से मैं भी वही ओम ही बोलता हूँ और ज्यादातर ये ओम यूज होता है, लेकिन कभी कभी सवाल जेई में ऐसे पूछ देता है मोर देन वन करेक्ट में कि इसका ये भी है, इसका ये भी है। जब आपके चार ऑप्शन में चारों सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, तीन सही हो सकता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आप लोग। तो बस मुझे यही बताना था आपको कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओम हो जाता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ये इसका होता है, ठीक है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है अभिनव? सर किसका? पावर, 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 सर वॉट। वॉट होता है। इसका ओरिजिनल एसआई यूनिट क्या होता है तो ओरिजिनल ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है ये? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। तो ये वेरी गुड, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा लगा सुन के, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको इधर उधर करके पूछता है। ये क्लियर है आपको लोगों का रेजिस्टेंस? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने पास आता है रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होता है आपका, ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये तो पता है कि रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रोकता है और कंडक्टेंस क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि G इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं। अब इसकी जब एसआई यूनिट की बात होती है ना, तो यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट क्या होता है आपका, यूनिट की ही यहाँ बात करेंगे, इस चैप्टर में एसआई यूनिट वगैरह सेंटीमीटर वगैरह लेने लगता है। इसकी यूनिट की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओम पर ओम, ओम का पावर इनवर्स, या फिर इसको हम महो भी कहते हैं, क्या लिखते हैं, महो कहते हैं, या फिर इसका तीसरा जो यूनिट होता है सीमेंस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और ये ज्यादातर ना या तो पर ज्यादातर सीमेन में ही यूज होता है ज्यादातर, ओम पर ओम भी कर सकते हैं, महो भी कर सकते हैं, और सीमेंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम मोलर कंडक्टिविटी वगैरह, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे ना, तो वहां पे जब यूनिट लिखते हैं ना, तो वहां पे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आता है। तो सीमेन ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, विच मीन्स इसके एक फॉर्मूला आ जाएगा, जी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, ठीक है, जिससे अपने को यूनिट मिल जाएगा पर ओम और महो या फिर सीमेंस। क्लियर है? इसके बाद यस आ जाता है अपने पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसके बारे में पता है आप लोगों को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, रो से। और यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो रेजिस्टेंस में देखिए अपने पास क्या आता है, ये जो होता है हमें पता है, इसका डेफिनेशन कैसे किया था हमने क्लास 10th में, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इन दोनों को हमने मिलाया तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे कि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आर ए बाई एल ना, यस। आर ए बाई एल, ये हो जाएगा।
RA/L हो जाएगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि इसका क्या होता है, ठीक है, बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा R जो है वो तो ओम होगा, इतना क्लियर है कि R जो है वो तो ओम होगा, और मीटर स्क्वायर एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर लेंगे, लेंथ का मीटर लेंगे, तो ओम मीटर भी हो सकता है या फिर आपका ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, किस में ले रहे हैं आप। यस सर। क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। चलिए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आ जाता है कंडक्टिविटी। पहले रेजिस्टिविटी लिया, देखिए रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस लिया, अब रेजिस्टिविटी के बाद हमने क्या ले लिया, कंडक्टिविटी ले लिया। तो बेसिकली इसका जो नाम होता है या तो हम लिख देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्ट कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज, ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है आपका कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, रो का अगर फॉर्मूला लिख दे हम लोग यहाँ पे कि कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन, रो की जगह RA अपॉन में L लिख सकते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू अपने पास एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R इंटू L/A, लिख सकते हैं, बताइए, पहले ध्यान से देख लीजिएगा यस। उसके बाद लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/R को मैं G लिख सकता हूं, 1/R को, 1/R का मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को G से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे जो चीज आएगा L/A, इसको मैं अभी लिख रहा हूँ G स्टार से, क्या लिख रहा हूँ, G स्टार लिख रहा हूँ। बेसिकली ये जो रेशियो होता है आपका L/A, ठीक है, इसे हम G स्टार को अभी मैं बता रहा हूँ, G स्टार जो होता है वो होता है सेल कांस्टेंट, क्या होता है, सेल कांस्टेंट, और G जो होता है वो आपका होता है कंडक्टेंस, क्या होता है आपका कंडक्टेंस। तो कप्पा का एक और फॉर्मूला आ गया G इंटू G स्टार, और G स्टार जो होता है सेल कांस्टेंट होता है, तो इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं हम लोग कि सेल कांस्टेंट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो G स्टार को अगर हम यहाँ डिफाइन करना चाहें, G स्टार को, एक मिनट, G स्टार को अगर सेल कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर छोटा सा लिखना है तो ये लिख सकते हैं लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया किसका, तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल कांस्टेंट, जिसका यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पर मीटर हो जाएगा कि नहीं, हाँ पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि L/A है, ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो यूनिट होगा बेसिकली पर मीटर हो जाएगा या फिर पर सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, तो ये सही से लिखिएगा, ये जो एक में लिख दिया यस हूं सर। मैं। डन सर। चलिए डन। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है,
मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए इस टाइप के जो डेफिनेशन होते हैं ना, इस टाइप के जो टर्म होते हैं बेसिकली बहुत आसान होते हैं। यहाँ लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर की बात हो रही है या मोलर कंडक्टेंस, तो ये बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोलर की बात कर रहे हैं यानी एक मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल में जितना कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे या मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए क्या होता है, इसको या तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसको भी लैम्डा पढ़ते हैं लैम्डा एम, या फिर ये वाला लैम्डा एम, ठीक है, और या फिर इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है अभिनव, सक्षम? अब देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं Yes. हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे तो मैंने जो बताया वही चीज लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, it is defined as the conductance of all the ions produced by, चूंकि मोलर है, by 1 mole of electrolyte, by 1 mole of electrolyte present in a given volume of solution, in the given volume of गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना कंडक्टेंस ऑफ आयंस हो ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको कहते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। इसे लिख लीजिए। Done. चलिए अब देखिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा जो होगा कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली यूज नहीं होता, इसमें यही दिखा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solution containing 1 mole, containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte V जो है volume of solution containing 1 mole of electrolyte if concentration of solution, if concentration of solution, अब देखिए यहाँ क्या होगा, concentration of solution को अगर m लेते हैं हम, if concentration of solution is m per liter, m per liter अगर पर लीटर है, देन यहाँ पे अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो कप्पा इंटू 1000, इसको लीटर से हटा देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, m पर लीटर है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यूनिट आता है वो आता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर यहाँ पे पर ओम को हम लिख सकते हैं सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर हम ये से लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये होता है आपका छोटा सा फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, ये आगे चल के यूज होगा आपका, कभी भी इस पे सवाल करेंगे कुछ।
डन सर। सक्षम। Done. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर देंगे। बस फर्क कितना होगा, वहां पे मोलर था तो 1 मोल की बात कर रहे थे, यहाँ इक्विवेलेंट है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, यहाँ भी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte in the given solution, in the given volume of solution, in the given volume of solution, उसको क्या देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सारी खेल इसी चीज की है, 1 ग्राम और 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 मोल आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे वही सारी चीज है कि अगर हम यहाँ पे निकालते हैं आपका कि मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कप्पा इंटू वॉल्यूम। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे फिर से वही सारी चीजें रिपीट करेंगे कि V जो है आपका, V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे 1 मोल आएगा या 1 ग्राम आएगा, बताइए जरा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, ये तो इलेक्ट्रोलाइट ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे वहां पे 1 एम मोल पर लीटर लिया था हमने, तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज n, चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन n का मतलब नॉर्मेलिटी हो गया, n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देन आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, हेलो, यस Yes, sir. आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वहां पे क्या आ जाएगा कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, चूंकि ग्राम में है, अपॉन में क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी एन में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए एन आ गया, और यहाँ पे भी वही यूनिट आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इक्विवेलेंट के लिए पर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाएगा, या फिर महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो इससे लिख लीजिए। डन। Done, डन। sir. चलिए, तो यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मोलर इक्विवेलेंट एंड
सॉरी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, जो मैंने अभी अभी लिखा। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी होता है। इसको ध्यान ना हो तो लिख लीजिएगा, एम जो है ये मोलारिटी है और एन जो है आपका नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दे रखा, ये आप लोगों को 11th से ही पता होगा कि आपके पास जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है वैलेंसी फैक्टर, या फिर एन फैक्टर के नाम से भी जानते होंगे आप लोग इसे, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके, इसके हेल्प से इन दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करिए आप लोग, पाई ई और पाई एम में रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। हो गया? डन। तो आप लोग के, मेरे हिसाब से ये जो आया होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में वैलेंस फैक्टर। या फिर इसको घुमा सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज यस सर। इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कोरलॉच लॉ में यूज होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरलॉच लॉ में यूज होगा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, वहां यूज करेंगे हम इसे। क्लियर है? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। डन सर। स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ सवाल है जिसका जवाब दीजिए आप लोग। 3 सवाल करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ 1n solution of salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conductance of the solution. The two platinum electrodes in solution are 2.1 centimeter apart each having an area of cross section area of 4.2 centimeters square.
डन सर। हो गया? आंसर क्या आया? अभिनव आंसर? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है किसका? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका 10 आ रहा है। 10 क्या यूनिट, कौन बताएगा? सर यूनिट है क्या? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मोल, या फिर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सक्षम हो गया आपका? यस सेम आया आंसर? जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following have maximum molar conductivity? 0.08 m, solution, and its specific conductivity is 2 into 10 raised to the power minus 2 per ohm per centimeter. दूसरा 0.1 m, solution, and its resistivity is 50 ohm. सर फर्स्ट वाले में होगी। Very good. अभिनव, यस सर। मतलब आंसर आ गया? नो सर। यस सर, तो मतलब यही समझ नहीं, आंसर लाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पेन चलाइए, आंसर लाइए। हाँ यस। ओके, कौन सा आंसर होगा अभिनव? फर्स्ट। फॉर 0.08 m। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। टॉपिक डालिएगा और ध्यान से देखिएगा, यहाँ थ्योरी चीज है, कॉन्सेप्ट है, और कुछ न्यूमेरिकल नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके असर्शन एंड रीजन के अच्छे सवाल बन सकते हैं और थ्योरेटिकल सवाल अच्छे बन सकते हैं। वेरिएशन ऑफ
molar conductivity and equivalent conductivity and equivalent conductivity with concentration और डाइल्यूशन, विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी के साइड में लैम्डा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साइड में लैम्डा ई क्यू। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन पे फोकस करिएगा आप लोग। अगर मैं किसी चीज को डाइल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी चीज को, ध्यान दीजिए इधर और दोनों आंसर देंगे, अगर किसी चीज को डाइल्यूट कर रहा हूँ तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताइए। डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डाइल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें क्लियर करना है, इसमें ध्यान में रखिएगा। डाइल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पहला हम सबसे पहले कंडक्टेंस पे लेते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस पे लेंगे और दोनों चीज पे देखेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात कि अगर मैंने डाइल्यूशन किसी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट है वो या तो इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन ऐसे चैप्टर में, इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो वो स्ट्रांग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। अब यहाँ देखिए, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कि नहीं? ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब इधर आते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज किया यानी आपने सॉल्वेंट कुछ ऐड किया होगा, दैट मीन्स कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? यस सर। आंसर देते जाइए साथ साथ में। इसका मतलब जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लिख देता हूं कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। और इसी के रीजन हम ढूंढेंगे अभी, इसी सारी चीजों से, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर है? यस। एक चीज और बता देता हूं कि जो वेरिएशन आता है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का विद डाइल्यूशन, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम आता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। सर जब कंसंट्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कंसंट्रेशन करते हैं मतलब सक्षम सर कंसंट्रेशन, जैसे कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाँ हाँ, तो सर उसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है ना। तो कांस्टेंट है उस टाइम पे। कौन, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, वॉल्यूम उतना है, लेकिन वॉल्यूम आप इंक्रीज कराएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड का जो प्रॉपर्टी है वो तो डिक्रीज होगा ना, वो डाइल्यूट होगा ना। यस सर, यस। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? डन। अभिनव? डन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और यहाँ पे टॉपिक लेते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला है आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू ये 5% होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? 5%, यानी 5% ही ये डिसोसिएट होता है। क्लियर है?
और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ना 100% डिसोसिएशन मानते हैं, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 35% डिसोसिएशन बता रहा है, 85 बता रहा है या 15 बता रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्लियर है। लेकिन एक रेफरेंस जब लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 5% होता है, क्लियर है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया कि डाइल्यूशन किया यानी वॉल्यूम इंक्रीज किया, यही किया ना, बताइए। यस सर। वॉल्यूम अगर हमने सॉल्यूशन का इंक्रीज कर दिया दैट मीन्स डाइल्यूशन जो होगा वो इंक्रीज होगा, या डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन आयंस जो भी होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। सक्षम, अभिनव, सर एक बार रिपीट करें। जैसे जो सवाल पूछा हूं, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। सर डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, आयंस दूर दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर फोर्स जो होता है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना आपने। अब देख लीजिए यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो जो डिसोसिएशन है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस मतलब डिसोसिएट होगा आयंस में, वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होगा या ज्यादा होगा। सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, यानी अल्फा जो होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। अल्फा जो होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। अल्फा का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जितना ज्यादा आयोनाइज करेगा, उतना ज्यादा अल्फा का वैल्यू होगा। अब देखिए इनिशियली वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, अगर नॉर्मल बात करें 5% डिसोसिएट हो रहा था। अब आपने उसमें वॉल्यूम इंक्रीज करके उससे डाइल्यूट करके उसके 5% के जगह आपने 15% डिसोसिएट कर दिया कि नहीं। यस सर। अब सर जस्ट सपोज एज फॉर एग्जांपल पहले 5 आयन थे कंडक्ट करने के लिए, अब 15 आयन है, 20 आयन है, तो जो वेरिएशन आएगा आफ्टर डाइल्यूशन वो बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं। यस। अभिनव, यस सर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के वजह से नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना वो इंक्रीज कर जाते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्ट ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। बताइए, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है तो मैंने बोला अल्फा हम ऐसे मान लेते हैं 100% डिसोसिएट हुआ। अब देखिए 100% तो डिसोसिएट हो जा रहा है, अब उसमें कोई नया आयंस तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्या उसमें, हाँ या ना। नो सर। नो सर। अब यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे आपने वॉल्यूम कर दिया इंक्रीज, आपने इसका कर दिया डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, डाइल्यूशन हो रहा है। अब दूसरी बात, अल्फा 100% है, जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस वो डिक्रीज होगा। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ नया आयंस ऐड होंगे, ऑलरेडी टूट चुके हैं। बस फर्क इतना है कि ये दूर दूर होंगे तो इजीली ज्यादा मूव कर पाएंगे कि नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये रेडिली मूव करेंगे, इजीली मूव कर लेंगे कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से आयंस कैन मूव
रेडिली या इजीली, ठीक है। तो इस वजह से जरा सा इसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है, जरा सा बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ऐसे चल रहा था, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है उसका कंडक्ट करने का, ठीक है, लेकिन आयंस उतना ही रहते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नए आयंस ऐड होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कह सकते हैं चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा चेंज कंडक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा करता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो यहाँ पे एक नोट डाल के हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि effect of dilution in weak electrolyte is more than that of a strong electrolyte. नीचे है more than that of a strong electrolyte. ठीक है, यस। Yes. ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक स्लाइड चेंज करूं यस। Yes. Sir. कि यहाँ पे अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, दैट मीन्स आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, एंड दिस मीन्स कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यस। चलिए इसमें किसी को कुछ पूछना अभी? नो। चलिए टॉपिक डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ये मैं एक्सपेरिमेंटली अभी बस मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को बताऊंगा ऐसा क्या होता है। कंडक्टिविटी बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन किया गया, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ बेसिकली, ठीक है, कि कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, conductance due to all the ions present in 1 ml electrolyte। 1 ml electrolyte में जितना कंडक्टेंस होता है 1 ml में, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए जरा इधर। अगर मैंने किया डाइल्यूशन, जवाब आप लोग खुद दिया करिए, अगर मैंने किया डाइल्यूशन तो वॉल्यूम क्या होगा जरा बताइए, बोलिए, बढ़ेगा। अनम्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. बताइए सक्षम। डिक्रीज करेगा। डेंसिटी जाहिर सी बात है क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और डेंसिटी ऑफ 1 ml आयंस अगर डिक्रीज होगा, ये देखिए डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज होगा। 1 ml में अगर आपका आयंस कम हुआ, अगर आयंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए इसमें हम कंडक्टिविटी को जो यहाँ डिफाइन किया है 1 ml में डिफाइन किया है, तो हमने क्या देखा, डाइल्यूशन किया हमने, वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज करते ही आपका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पर ml वॉल्यूम, ठीक है, पर ml वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज ही तो होगा। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पे कप्पा हो जा रहा है आपका डिक्रीज, ठीक है। वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए यही होगा।
ठीक है, कप्पा जो हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, कप्पा जो हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, कप्पा जो हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। लिख लिया आप लोगों ने? सक्षम, अभिनव? यस स्लाइड चेंज करूं? यस चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो यहाँ देख लेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है। जो Yes. पूछूंगा सीधा सीधा जवाब देते जाइएगा, आप लोगों को आता है, इतना तो मानता हूं मैं कि आप लोगों को आता है। ठीक है, चलिए, यहां मैंने किया डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज किया आपका, कप्पा जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं? यस सर अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, यहाँ पे भी हमने किया डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, तो यहाँ पे भी कप्पा है, ये भी कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। Yes, sir. अगर कप्पा डिक्रीज हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके हिसाब से डिक्रीज होना चाहिए। यस सर Yes. और सिमिलरली यहां पे भी इसके हिसाब से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, Decrease. डिक्रीज होना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो यहाँ हो गया। अब दूसरी चीज कि जब आपने किया डाइल्यूशन, जब आपने किया डाइल्यूशन तो उस टाइम हुआ वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जब मोलारिटी निकालते हैं हम लोग, तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर बताइए, अगर मोलारिटी डिक्रीज किया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलारिटी डिक्रीज हुआ, और मोलारिटी जब डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, यस सर होना चाहिए कि नहीं? डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ भाई, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी होना चाहिए। सक्षम? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम लोगों ने किया डाइल्यूशन तो यहाँ पे हुआ वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी नॉर्मेलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगा कि नहीं? और नॉर्मेलिटी जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा कि नहीं, बताइए। Yes. तो यहाँ पे Yes. बेसिकली बस अब लास्ट में ये कहना है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी थे ये दोनों आपके डोमिनेंट हुए, और डोमिनेंट होने की वजह से आपका विद डाइल्यूशन मैं नेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, विद डाइल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से नॉर्मेलिटी या फिर मोलारिटी इंक्रीज होता है, जिसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, दोनों ही इंक्रीज करता है। तो पिछला स्लाइड करता हूं मैं पहले, ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, इसको भी नहीं लेते हैं, लिखिए इसे। लिख लिया आप लोगों ने? Sir, it's ओके, टेक योर टाइम। वेरिएशन का ग्राफ हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और लॉस लॉ पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारा सवाल करेंगे, फिर आएंगे हम सेल वगैरह पे।
ठीक है अभिनव, यस ये लिख लिए। जी सर। डन। ओके, अगले स्लाइड वाला लिख लीजिए। डन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभिनव और सक्षम। आप लोग